लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने अपना अल्टरनेटिंग नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। अल्टरनेटिंग मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में केवल और केवल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि कोई प्रतिरोधक लगा हुआ है, और उस सर्किट में हमने क्या कनेक्ट किया है, उस सर्किट में हम एक ऐसा वोल्टेज लगा रहे हैं जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी टाइम के साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम रेसिस्टेंस लगा करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक कैपेसिटर लगा करके, फिर एक लेक्चर में हम और देखेंगे इंडक्टर लगा करके, फिर हम एक लेक्चर ऐसा करेंगे जिसमें हम तीनों जने को लगाएंगे, एल भी लगाएंगे यानी इंडक्टर भी लगाएंगे, कैपेसिटेंस भी लगाएंगे और रेसिस्टेंस भी लगाएंगे, जिसे हम एलसीआर सर्किट बोलेंगे, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में अपने कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम रेसिस्टेंस लगा करके कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूंगा डेरिवेशन का, उसके बाद में आपको फेजर डायग्राम वगैरह सिखाऊंगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारा ये आ सकता है पेपर में ऐसा कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें केवल और केवल रेसिस्टेंस लगा हुआ है, उसका करंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो वो निकालने को आ सकता है। और ये भी बोल सकता है कि फेजर डायग्राम बनाइए, पावर निकालिए, ये सब चीजें हमसे कई चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए रेसिस्टेंस। एसी जनरेटर में हमारे पास क्या लगा हुआ है बच्चों, रेसिस्टेंस हम अटैच्ड कर रहे हैं। रेसिस्टेंस मतलब होता है कि प्रतिरोधक, और एसी है हमारे पास, एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास ये डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो देखिए हमारे पास ये डायग्राम बन गया हमारा। इसमें हमारे पास केवल और केवल रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस को हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, और हमारे पास क्या लगा हुआ है, हमारे पास एक ऐसा वोल्टेज को दिखाने का तरीका क्या होगा बच्चों, ऐसा होगा। वी हैव टू शो, हमें इस प्रकार से शो करना है कि हमारे पास सर्किट में एक फ्लक्चुएटिंग या फिर हम बोल सकते हैं वेरिंग वोल्टेज लगा हुआ है। आपने पढ़ रखा है कि जब कभी हम कोई सेल बनाते हैं तो उसमें एक बड़ा डंडा बनाते हैं और एक छोटा डंडा। तो बट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज है वो बार बार चेंज होता जा रहा है। जब वोल्टेज बार बार चेंज होगा तो उसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो चेंज होने की तरीका होगा वो साइन के फंक्शन में होगा। हमने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि जो डायरेक्ट करंट होती है उसकी सीधी रेखा बनती है ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसकी हमारा साइन के फॉर्म में, साइन कर्व के फॉर्म में बन रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे पास केवल और केवल सर्किट में रेसिस्टेंस है। यहां से मान लेते हैं बच्चों करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या फ्लो हो रही है, आई फ्लो हो रही है। तो अगर आपके पास रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, E बराबर कितना दिया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया हुआ है, तो अगर मैं आपसे I पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो बताओ I की वैल्यू क्या होगी, तो ओम्स लॉ के नियम के अनुसार V बराबर आई आर होता है। यदि मुझे I निकालना है तो I बराबर आ जाएगा V बाय R। तो मैं यहां से I की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, V बाय R, यानी वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रेसिस्टेंस से। तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी हुई है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे R से तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, करंट मिल गया। अच्छा, अब अगर मैं ये चाहूं, अगर मैं चाहूं तो इसको ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर एक तरह से यही है ना V बाय आर, तो मैं ई नॉट बाय आर को आई नॉट लिख सकता हूं। बोलो यस और नो। यहाँ पे जो एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो ई नॉट है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। क्या है बच्चों, मैक्सिमम वोल्टेज है। ओमेगा का मतलब आप सबको पता होना चाहिए, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, टाइम पीरियड बराबर होता है हमारे पास 2 पाई बाय ओमेगा। जिसको नहीं पता उसे पता होना चाहिए कि भाई टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो अगर आप यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 पाई बाय टी आ जाएगी, जिसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास 2 पाई बाय टी। तो ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू थी। हालांकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास काम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या सीखा हमने, ई नॉट को मैक्सिमम वोल्टेज बोलेंगे, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी, और ये जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं अपन बच्चों फेज बोलते हैं, यानी चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरण। यानी कि किस चरण पे हमारे पास सवाल दिया गया है, मतलब किस एंगल पे हमारा ई की वैल्यू यानी वोल्टेज की वैल्यू दी गई है। तो ये सब चीजें समझाने की थी। आप जब डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने के बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको समझा देना कि कौन सी चीज क्या है। ओमेगा टी को हम बोलते हैं फेज, फेज को हिंदी से बोलते हैं चरण। ये ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होती है, और ई नॉट हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होता है, या फिर अधिकतम विभव बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ई नॉट बाय आर को आई नॉट बोल रहे हैं, तो आई नॉट जो होगा बच्चों वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगी। क्या होगी, यानी कि सबसे अधिकतम करंट
कितनी हमारे पास सर्किट में फ्लो हो रही है, तो आई नॉट मैक्सिमम करंट हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारे पास डेरिवेशन हो गया आई नॉट का। देखो बहुत आसान था, हालांकि ये पेपर में आता नहीं है बच्चों, जनरली ये आपको फेजर डायग्राम वगैरह काम आता है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। तो बस आपको ई दिया हुआ है, ई से आई निकालना पता है, ई बाय आर कर देते हैं। जब हमने ई बाय आर किया तो ई नॉट साइन ओमेगा टी था, तो ई नॉट बाय आर जो होता है बच्चों वो आई नॉट बन जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इसे हम इरेज कर दें। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम किसके किसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम टाइम के रेस्पेक्ट में करंट और जो हमारे पास वोल्टेज दिया हुआ है उसका हम एक ग्राफ बनाते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये आपका टाइम बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जब अगर आप t की वैल्यू 0 करोगे, देखना जरा ध्यान से, t की वैल्यू जब 0 होगी बच्चों तो साइन ओमेगा t की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब e की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी यहां से शुरुआत होगा, जब समय 0 था तो e की वैल्यू 0 थी, फिर जब समय बढ़ता गया, कुछ टाइम बढ़ा, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा कि जब जानते हो कि एंगल बढ़ता जाएगा तो ये हमारे पास e की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर एक समय हमारे पास साइन 180 हो जाएगा जब, तो फिर 0 हो जाएगा। आपको भी पता है पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी और पाई पे फिर 0 हो जाएगा। यानी हमारे पास ऐसा हमारा कर्व बनता जाएगा। आपको भी पता है, हमने पहले भी बताया था आपको कि एसी सर्किट है और साइन के फॉर्म में बनेगा, तो साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। जिन बच्चों में ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, जैसे बायो वाले बच्चे होते हैं, उनको नहीं पता होता है, तो देख लो साइन का फॉर्म ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। हालांकि मैथ वालों को तो बहुत आसान है, मैथ वाले तो रोज ही का यही काम है उनका कि भाई साइन का ग्राफ कैसा बनता है और कॉस का जो भी है, ठीक है। तो ये ई का ग्राफ हमारे पास बन गया। ये हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज हमने क्या बोला था बच्चों, ई नॉट बोला था। तो ये वाला जो ग्राफ है वो काहे का ग्राफ है, ई का ग्राफ है। अब अगर हम करंट की बात करते हैं बच्चों, करंट की, तो करंट की वैल्यू आपने यहां कितनी निकाली है बताइए। करंट की वैल्यू आपने निकाली है आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि ध्यान देना जरा ध्यान से कि हमारे पास क्या समझ में आया, ये साइन ओमेगा टी है और ये भी साइन ओमेगा टी है। तो अगर हम इन दोनों का फेज डिफरेंस देखें, मतलब कि हमारे पास जो वोल्टेज है और जो हमारे पास करंट है, दोनों में साइन ओमेगा टी आ रहा है, और अगर हम फेज डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आ जाएगा। मतलब दोनों की शुरुआत एक जगह से ही होगी, दोनों की शुरुआत एक ही पॉइंट से होगी। ई नॉट की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। ई नॉट की वैल्यू और आई नॉट की वैल्यू अलग अलग हो सकती नहीं, अलग अलग ही होगी। करंट और वोल्टेज की वैल्यू तो अलग अलग होगी ना, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो आई नॉट और ई नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन उनका जो फेज होगा वो सेम होगा। फेज सेम का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो हमारे पास करंट वाला होगा, और एक चीज और याद रखना, इसका मैक्सिमम कब हो रहा था, जब साइन 90 होगा। इसका भी मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 होगा। यानी हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये इसको नीचे से बना दो, आई की वैल्यू, आई क्योंकि हमारे पास आई तो कम ही होगा ना बी से, तो ये हमारे पास कैसा बनेगा, ऐसा। तो ये हमारे पास यहीं से शुरू कर दो, और यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा। ये हमारा ऐसा ग्राफ बनता जाएगा। तो ये वाला जो बच्चों ग्राफ है वो काय का ग्राफ है, आई का ग्राफ है। अब आई का ग्राफ जो है, और ये वाली जो वैल्यू जाएगी कौन सी वैल्यू जाएगी, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम लोग सोच रहे होगे ई के ग्राफ से आई वाला नीचे क्यों होगा, क्योंकि देख लो ना V बराबर ओम्स लॉ होता है आई, तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो V बाय आर, यानी आई की जो वैल्यू होगी उसमें V की वैल्यू में से R को डिवाइड करने के बाद आएगा, यानी R की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, कम होगी, ठीक है। सॉरी, आई की वैल्यू तो हमारे पास बच्चों क्या होगी, V से कम होगी, इसलिए इसका ग्राफ नीचे साइड आएगा। लेकिन मैक्सिमम तो पाई बाई 2 पर होगा और मिनिमम पाई पर हो रहा होगा। तो इस वाले सवाल से, इस वाली जो ये जो हमारा रेसिस्टेंस का कंसेप्ट है, उससे आप लोगों ने अब तक क्या सीखा कि ई नॉट जो हमारे पास ईएमएफ की इक्वेशन होती है और आई की इक्वेशन होती है, दोनों का फेज सेम होता है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है। अगर हम इसका बच्चों फेजर डायग्राम देखें जो आपकी किताब में काम आता है सबसे ज्यादा, ये बहुत स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। तो अगर हम ओमेगा टी है इसका फेज, तो अगर हम ओमेगा टी दूरी पर जाकर देखें, ओमेगा टी दूरी पर हमारे पास ई नॉट है, कितना है बच्चों, ई नॉट है। तो देखो आई नॉट भी कितनी दूरी पर होगा, ओमेगा टी दूरी पर ही होगा, तो इधर ही साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नॉट आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपने यहां से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया कि जब हमारे पास सीरीज में केवल और केवल रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, जब हमारे पास
सीरीज में केवल और केवल रेसिस्टेंस होता है, तो जो करंट आता है हमारे पास और जो वोल्टेज आता है, दोनों की दिशा, दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि फेज डिफरेंस जो होता है बच्चों वो जीरो होता है। तो दोनों की दिशा जो है हमारे पास इधर ही साइड है, आई की भी इधर ही है और ई नॉट की भी इधर ही है। तो बस इस वीडियो का सिद्धांत यही था कि आपको ये बताऊं मैं कि जब रेसिस्टेंस होता है और हमारे पास ऐसी वोल्टेज होती है जो चेंज होती रहती है बार बार, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में है, तो इसका अगर हम करंट निकालते हैं तो वो ये आता है। और देखें अगर इसको आई और ई को, तो दोनों का फेज सेम होता है। जब दोनों का फेज सेम होता है तो सेम जगह से स्टार्ट होते हैं, और अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो दोनों की दिशा सेम आती है। दिस इज द फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फेजर डायग्राम, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, ये कंसेप्ट हो गया हमारा एसी अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यवर्ती धारा में जब केवल प्रतिरोधक होगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।